हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इंटरेक्शनबिलिटी है एंड लो थर्मल एनर्जी है जैसे इंटर। हेलो, माई सेल्फ उमेश यादव। मैं होराइजन के अंदर एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो करते हैं ज़रा। तो देखो ज़रा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आपका मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एटम का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो वेट होता है, मॉलिकुलर वेट है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मोल कंसेप्ट भी यहाँ पे आता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जिससे आपको केमिस्ट्री को समझने में आसानी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। सबसे पहले तो मैटर ही देख लेते हैं कि भाई होता क्या है। तो देखो, मैटर पे तो मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा यूनिवर्स है, देखो वैसे तो यूनिवर्स जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डार्क मैटर भी होता है, डार्क एनर्जी भी होता है। ठीक है, लेकिन हम उस पर नहीं आएंगे। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मैटर है, वो मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मैटर और एनर्जी। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किससे? मैटर एंड एनर्जी। बात समझ गए? अब देखो, मैटर होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। भाई कोई भी चीज़ हो जिसका मास हो और उसका वॉल्यूम हो, वो क्या होता है? हमारा मैटर होता है। बात समझ रहे हो? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम। तो मैटर का क्या होगा? मास एंड वॉल्यूम दोनों ही होगा। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम। और ये हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई कोई भी चीज़ मैं कहीं से भी लेके आ रहा हूँ, चाहे किसी भी प्लेनेट से लेके आ रहा हूँ, और वो कहता है कि आप इसकी केमिस्ट्री करके बताओ। ठीक है, तो याद रखना केमिस्ट्री के अंदर मैटर की ही स्टडी करी जाती है। तो मैटर आपको अब पता लग गया है कि मैटर क्या होता है आपका। ये मास एंड वॉल्यूम दोनों ही शो करता है, मतलब जिसका मास हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या होता है? हमारा मैटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैटर की ही स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर इस मैटर के अंदर पढ़ा क्या जाता है, मतलब केमिस्ट्री में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या हैं? तो मैटर में उसका जो कंपोजिशन होता है वो किससे बना होता है। ठीक है, किस तरह के एलिमेंट के एटम से बना हुआ है। दूसरा, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न है या फिर इरेगुलर पैटर्न है, किस तरीके से अरेंज है, तो वो स्ट्रक्चर होता है। तीसरा होता है उसकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, मतलब उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, किस में है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, जब वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री में आप मैटर की ही पढ़ाई करते हो, और उस मैटर के अंदर हम उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम, यानी कि जिसका मास हो और उसका वॉल्यूम हो, वो क्या होता है? आपका मैटर होता है। तो इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा? कुछ भी लिख लो। जैसे आयरन होता है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया,
रबर हो गया, रबर है, वाटर है, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, एयर, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके मैटर है। अब बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। तो जो भी आपका रेडिएशंस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो, जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हो, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, विजुअल, इंफ्रा एंड रेडियो वेव्स। तो ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो ये एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो एनर्जी के अंदर क्या आएगा, सारी जो रेडिएशंस होंगी वो आ जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेडिएशन, बात समझ गए। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका रेडिएशंस आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझ में आ गया? चलो, तो ये तो आपका यूनिवर्स की क्लासिफिकेशन हो गई है कि यूनिवर्स आपका मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैटर और एनर्जी, इन दोनों पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे मैटर के बारे में, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में मैटर की ही स्टडी करनी होती है। और मैटर में क्या पढ़ना होता है, उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, मैटर जिसका मास हो एंड वॉल्यूम हो। ठीक है, और इसमें पढ़ोगे क्या, इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन देखोगे, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर एंड इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टीज में कुछ भी आ सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही आती हैं। ठीक है, फिजिकल मतलब फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में, गैस में, किस में है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल कंपोजिशन कैसा है उसका, किसी दूसरे साथ कंबाइन करने पे किस तरह कंपाउंड बनाएगा, तो वो केमिकल वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो देखो मैटर की दो तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, मैटर की दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और एक उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो, और दूसरा होता है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो वो देख लेते जरा। तो देखो जरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देख रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो, जब भी आप मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई करोगे, मतलब उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करोगे, तो मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं नॉर्मल कंडीशंस पे। याद रखना, मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, लेकिन अगर कंडीशन एक्सट्रीम होती है तो उसके और भी स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे कि नॉर्मल कंडीशन पे मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। तो आपको तीनों स्टेट के अंदर मैटर मिल जाएगा, और ये नॉर्मल कंडीशन पे होता है। जैसे आपका वाटर है, वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है एंड गैसियस फॉर्म में भी होता है। लेकिन अगर कंडीशन एक्सट्रीम होती है तो फिर मैटर की और भी स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि उसमें से आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जो कि सुपर कूल करने पे बनता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? और एक होता है प्लाज्मा स्टेट, जो कि बहुत ही हीट करने पे, मतलब सुपर हीटिंग करने पे बनता है। बात समझ रहे हो? तो वो चीज़ क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है, एक्सट्रीम कंडीशन पे। नॉर्मल कंडीशन पे आपको ये दो स्टेट्स नहीं मिलेंगी। आपको नॉर्मल कंडीशन पे मैटर की सिर्फ तीन ही स्टेट्स मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं। ठीक है, चलो तो लिखते हैं जरा इसे, एक बार देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, BEC, ये हो गया। दूसरा जो होता है वो आपका कौन सा होता है, सॉलिड स्टेट। तीसरा आपका लिक्विड हो गया,
चौथा आपका गैस हो गया, और पांचवा आपका प्लाज्मा स्टेट हो गया। बात समझ रहे हो? तो ये 5 स्टेट्स होती हैं, जिसमें से 2 एक्सट्रीम कंडीशन पे होती हैं, तो नॉर्मल कंडीशन पे मैटर की 3 ही स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में इतना नहीं जानना है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट आप ये समझो कि ये सुपर कूल करने पे बनता है, और प्लाज्मा स्टेट सुपर हीट करने पे बनता है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। वैसे 9th 10th में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, लेकिन अभी भी हमारे, ठीक है ना, कोर्स में ये इतना है नहीं। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो एनर्जी के ऑर्डर में, एनर्जी के ऑर्डर में तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की होती है, फिर उसके बाद सॉलिड की होती है, फिर उसके बाद लिक्विड की होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लाज्मा स्टेट की होती है। प्लाज्मा स्टेट है। तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो एक हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट है। ठीक है, जबकि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो क्या है? एक लो एनर्जी स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट है। आप समझ रहे हो? तो ये एनर्जी का ऑर्डर आप याद रखना। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की एनर्जी कम होती है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। ठीक है, और सॉरी, इसमें गैस भी आएगा एक। गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फिर प्लाज्मा स्टेट है। बात समझ रहे हो? तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है सबसे हाई एनर्जी स्टेट पे होता है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आ गया? चलो, तो अब एक एक करके हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो सॉलिड देख लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड है। देखो, सॉलिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसकी शेप क्या हो? डेफिनेट हो, डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बात समझ रहे हो? तो सॉलिड क्या होता है? जिसका डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो क्या होता है? हमारा सॉलिड होता है। क्योंकि शेप डेफिनेट फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये कैसा होता है? रिजिड होता है, रिजिड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो जरा। सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? काफी स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू किसके? लिक्विड एंड गैस के। देखो, जब भी ये फोर्सेस हम लिखते हैं तो ये हमेशा कंपेयर की जाती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे लिक्विड एंड गैस के कंपैरिजन में, तो फिर इसमें क्या होता है? ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड एंड गैस के कंपैरिजन में। तो देखो, आपको दो तरह के फोर्सेस मिलेंगे, एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू एटम्स हैं। वो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ये वीक फोर्सेस होते हैं, ये हमेशा दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहां पर H2 ले रहा हूं और HCl ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये तो सबको पता है
कि भाई कोई भी एलिमेंट नेचर में एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, नोबल गैसेस को छोड़ के, ठीक है। तो वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। या तो वो अपने ही एटम के साथ कंबाइन करेगा या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करेगा। अगर वो अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, समझ गए। लेकिन अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम साथ कंबाइन कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम साथ अगर वो कंबाइन कर रहा है तो फिर वो क्या होता है, आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। तो ये आपका हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है और ये आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिसमें दो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये इन दो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, HCl वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो HCl वाला देखो जरा, अब जो HCl मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, इसका जो मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इन दोनों एटम्स के बीच में क्या लग रहा है आपका, एक इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इंटरेक्शन, क्या जो ये बॉन्ड बन रहा है, वो किस इंटरेक्शन की वजह से बन रहा है, वो इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस की वजह से बन रहा है, इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस की वजह से बन रहा है, बात समझ रहे हो। तो इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस स्ट्रांग होने का क्या रीजन, मतलब स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर खुद सोचो, अगर ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल तो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये फोर्स स्ट्रांग नहीं होगा तो मॉलिक्यूल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस बॉन्ड को क्या, इस फोर्स को कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आपके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी आता है, कोवलेंट बॉन्ड भी आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। तो ये सब फोर्सेस कैसे होते हैं, आपके स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस मॉलिक्यूल में इन दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आपका इंट्रा है। ये क्या आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आप HCl के और भी मॉलिक्यूल्स उठा के ले आओ, जैसे मैं HCl का एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं, और मॉलिक्यूल मैंने ले आया उस HCl के। अब यहां पर देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। तो यहां पर क्या है, ये पोलर है, यहां पर क्या है, पोलर है। कैसे पता लगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बात समझ रहे हो। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी होगी वो अबाउट सेंटर सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगी, मतलब उसकी तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्लोरीन के ऊपर डाइपोल डेवलप हो जाएगा। और किस तरह का डाइपोल डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बात समझ रहे हो। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी सेम यहां पर भी होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये फुल्ली पॉजिटिव फुल्ली नेगेटिव नहीं है। फुल्ली पॉजिटिव फुल्ली नेगेटिव तब आता है जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर आप उसको एक पार्ट से मूव करके दूसरे पार्ट में ले जा रहे हो, तो जहां से आपने मूव किया है उस पार्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो वहां पे फुल्ली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस तरफ ले जा रहे हो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन आप मूव करवा रहे हो तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो उस पर क्या आएगा, फुल्ली नेगेटिव चार्ज आएगा, बात समझ गए, ठीक है। तो ये फुल्ली पॉजिटिव फुल्ली नेगेटिव नहीं है, पार्शियल है, जिसको हम कहते हैं डाइपोल, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डेवलप हुआ है, ठीक है, समझ गए। लेकिन चार्जेस डेवलप हो गए, चाहे कंप्लीट हो चाहे पार्शियल हो, यहाँ पे तो इंटरेक्शन लगेगा ही लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो HCl के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, HCl के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक इंटरेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक फोर्सेज होते हैं और ये 5 तरह के होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है,
इसके बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है वो कैसा होगा, ये होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। बात समझ रहे हो, ये कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमेशा विद इन द मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके दो पार्टिकल दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके वीक फोर्सेस होते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो है तो वीक फोर्स, लेकिन मैं वही चीज आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसको हम देखते हैं तो कंपैरिजन कर रहे हैं, सॉलिड को कंपेयर कर रहे हैं लिक्विड एंड गैस के साथ है। तो उन दोनों के कंपैरिजन में सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और इसी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब दो पार्टिकल्स के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग due to these strong mutual forces ठीक है। तो ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फोर्सेस they have the lowest internuclear distance, lowest internuclear distance। बात समझ गए। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस समझ में आ गया, मतलब दो पार्टिकल्स के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, कम आ जाता है, ठीक है ना, कम निकलता है लिक्विड एंड गैस के कंपैरिजन में। समझ गए। दैट इज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना। बात समझ गए। पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहां पे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो, तो इसका ये दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट है द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स, द पोजिशंस ऑफ द the positions of the particles in the crystal lattice are fixed। देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। अब ये बात याद रखो। अब देखते हैं जरा क्रिस्टल लैटिस से होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो सॉलिड जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, सॉलिड दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, यहां पे पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न।
ठीक है, पार्टिकल्स का रेगुलर पैटर्न, पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर, ठीक है ना, पैटर्न शो करते हैं, रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। तो ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में होते हैं, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। बात समझ रहे हो? लेकिन अमरफस में क्या होता है, अमरफस में पार्टिकल्स का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, इररेगुलर पैटर्न होता है। तो यहां पे इररेगुलर पैटर्न है, इररेगुलर पैटर्न। और इसमें आपका क्या होता है कि कोई थ्री डायमेंशनल नेटवर्क नहीं होता है, तो लैक ऑफ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। बात समझ रहे हो? तो सॉलिड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है, जबकि अमॉर्फस में क्या होता है, इररेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क अरेंजमेंट आएगा, लेकिन अमॉर्फस में नहीं होता, ऐसा थ्री डायमेंशनल नेटवर्क नहीं होता है। तो देखो अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात करते हैं। तो सॉलिड अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो यहाँ पे पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। तो जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है ना, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अब वो फिक्स क्यों है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, उसकी वजह से उनकी पोजीशन क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस में फिक्स होती है। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl जो है ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, इन दो आयन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो जो क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, वो क्या करता है, FCC लैटिस बनाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होगा कि क्लोराइड आयन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स और फेस के सेंटर्स पे जाके प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स और फेस के सेंटर से। ठीक है ना। अब क्यूबिक क्रिस्टल है तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेस होते हैं। तो आपको क्लोराइड आयंस कहाँ मिलेंगे, 8 कॉर्नर पे मिलेंगे और 6 फेस के सेंटर्स पे मिलेंगे। ये आपकी लैटिस साइट्स होती हैं। लेकिन जो Na पॉजिटिव वो कटाइन है, कटाइन छोटे साइज के होते हैं, तो जनरली कटाइन को हम लैटिस साइट में नहीं रखते हैं, वो कहाँ पे फिट होते हैं, वॉइड में फिट होते हैं। अब बोलोगे वॉइड कहाँ से आ गया सॉलिड के अंदर, भाई सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वाइड बनने का तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखो ऐसा नहीं है, सॉलिड के अंदर जो है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में, लिक्विड एंड गैस के कंपैरिजन में। इसका यह मतलब नहीं है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो 100% की ऑक्यूपेंसी शो करते हैं, मतलब उनको जितना स्पेस, जितना वॉल्यूम उनको दिया गया है और वो सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है जहां पे 100% की ऑक्यूपेंसी होती हो। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो वॉइड, खाली जगह तो बनती ही है, तो उसी खाली जगह में क्या होता है कि आपका कैटाइन जाके फिट हो जाता है। तो दो तरह के वाइट्स आपको मिलेंगे, टेट्राइडल वाइट्स एंड ऑक्टाइडल वाइट्स। तो Na पॉजिटिव ऑक्टाइडल वाइट्स को जाके ऑक्यूपाई करते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सबको समझ में आ गया कि भाई क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जो पार्टिकल, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का जो रेगुलर पैटर्न होता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, वो कहीं तो प्रेजेंट होंगे ना, लैटिस साइट बोलते हैं उनको। तो उस लैटिस साइट के अंदर उन पार्टिकल्स की पोजीशन क्या फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा लग रहा है। समझ गए? ठीक है। अब पोजीशन फिक्स है तो इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स के पास कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, मतलब किसी प्लेन में वो मूव नहीं करते हैं, या रोटेशनल मोशन नहीं होता, रोटेटरी मोशन नहीं होता। उनके पास सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन होता है। वो अपनी मेन पोजीशन पर सिर्फ ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं इसको। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस आर फिक्स्ड, therefore solids do not have any translatory motion
एनी ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन but only possesses वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन about their mean position, बात समझ रहे हो? तो सॉलिड क्रिस्टल लैटिस में फिक्स मतलब उनकी पोजीशन फिक्स होती है, तो उस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स के पास कोई ट्रांसलेटरी या रोटेटरी मोशन नहीं होता है, वो सिर्फ वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। सबको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भाई सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, पर वही है इसमें, जैसे अगर मैं आइस का एग्जांपल ले लूं, अब आइस जो होता है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, वाटर आप लिक्विड फॉर्म में ले लो, लेकिन आइस की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से क्या होती है? कम होती है, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करता है। तो आइस सॉलिड होने के बावजूद भी वो उसकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से कम होती है, ठीक है ना। तो कुछ केसेस है जहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो जरा, देखो आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। बात समझ रहे हो? तो लो कंप्रेसिबिलिटी होती है एंड लो थर्मल एनर्जी होती है, लो थर्मल एनर्जी। बात समझ गए? तो लो कंप्रेसिबिलिटी है एंड लो थर्मल एनर्जी है, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी ये मतलब हीट करने पे, अब देखो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उनकी कम होती है। तो अगर आप उसको हीट करोगे तो वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी स्टार्टिंग में। वो एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी, कहाँ पे यूज होगी? पहले वो जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पहले उसको तोड़ेगा, ठीक है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तब फिर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, जिससे उसका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से यहां पर क्या होता है? इसकी लो थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया? तो ये सॉलिड के बारे में बेसिक सी चीजें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। वैसे तो 12th क्लास के अंदर सॉलिड के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, सॉलिड स्टेट है, जहां पे हम सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक सा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री, खासकर जो स्पेशली कह रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पर पढ़ लोगे, मतलब यहाँ पर हम उसे डिस्कस करते हैं, समझ गए? चलो, तो ये हो गया आपका सॉलिड हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जरा लिक्विड देख लेते हैं। लिक्विड है, देखो लिक्विड के केस में क्या होता है? उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उसका शेप डेफिनेट नहीं होता। जैसे सपोज करो आप 1 लीटर पानी लेके आ रहे हो, तो 1 लीटर पानी उसका वॉल्यूम फिक्स है, चाहे आप उसे किसी में भी रख दो, किसी भी बर्तन में उसे रख दो, शेप किसी और का ले लेगा, वो जिसमें रखोगे उसका शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनेट शेप है। इसका शेप क्या होता है? डेफिनेट नहीं होता, बट नॉट डेफिनेट शेप है। क्योंकि शेप इसका डेफिनेट नहीं है तो ये कैसा होता है? नॉन रिजिड हो जाता है, नॉन रिजिड है। बात समझ गए? तो ये चीज़ है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है। अब देखो,
अब लिक्विड की बाकी जो सारी चीज़ें हैं जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो क्या होगा, सॉलिड एंड गैस के इन बिटवीन आएगा। तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं, ऑर्डर लिख देता हूं। सबसे पहले तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर देख लो जरा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर। तो सॉलिड में ये सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद गैस है। बात समझ रहे हो? अगर मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर लिखूं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए? तो ये डिस्टेंस सॉलिड में कम होगा, फिर लिक्विड, और गैस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इस वजह से गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स कौन से आ जाएंगे, जैसे आपका वाटर होता है, लिक्विड है, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, एटसेट्रा। समझ आ गई बात है? चलो ठीक है, तो ये तो लिक्विड के बारे में था। अब लास्ट जरा गैस के बारे में देख लेते हैं, तो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गैस देखो, गैस में क्या होता है, ना तो उसका शेप डेफिनेट होता है, ना तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है ना? नाइदर डेफिनेट शेप है, नाइदर डेफिनेट शेप है, नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, ना तो इसका शेप डेफिनेट होता है, ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो ये भी कैसा होता है आपका, नॉन रिजिड होता है। ये भी कैसा होता है आपका, नॉन रिजिड होता है। ठीक है, अब देखो गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है। ठीक है, सबसे वीकेस्ट होता है यहां पर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द वीकेस्ट। ठीक है ना? तो गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे क्या होता है, वीक होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इस वीक फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी दूर दूर होंगे, तो इसलिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो ड्यू टू दीज weak forces, due to these weak forces, the particles are, इसको ऐसे लिख देते हैं, due to these weak forces they have the largest internuclear distance है, लार्जेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। बात समझ रहे हो? तो लार्जेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दैट इज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, फ्रॉम ईच अदर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? सबको समझ आ गया वाला पॉइंट? ठीक है,
अब इधर देखो जरा, देखो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाई होती है, हाई कंप्रेसिबल होते हैं। आप गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर सकते हो, या टेम्परेचर कम करके उसे कंप्रेस कर सकते हो। तो गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स ऑलरेडी काफ़ी क्लोज हैं, तो उससे ज़्यादा क्लोज नहीं कर सकते हो आप। तो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता, लेकिन गैस कंप्रेसिबल होता है, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है इनकी। हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एनर्जी भी इनकी हाई होती है, हाई थर्मल एनर्जी। बात समझ रहे हो? तो थर्मल एनर्जी भी क्या होती है इनकी, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर आप इसे हीट करोगे तो वो सारी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। बात समझ रहे हो? और मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा उससे, तो हाई थर्मल एनर्जी होती है, हाई थर्मल एनर्जी। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल देख लो एक बार। तो इसमें आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका H2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, ठीक है, वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कोई सा भी आप ले सकते हो, सब गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। तो इसके बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्चुअल में होते क्या है। वैसे तो केमिस्ट्री में क्या है कि इनके ऊपर स्पेसिफिक एक चैप्टर दे रखे हैं, जैसे 12th में सॉलिड स्टेट आपको दे रखा है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, लिक्विड, लिक्विड वाला जो चैप्टर है वो भी आपको दे रखा है, और 11th में गैसियस स्टेट भी आपको दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। तो वहाँ पर पर्टिकुलरली उन चीज़ों के बारे में ही पढ़ा जाता है। जैसे सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड को ही बारे में पढ़ोगे, लिक्विड है तो लिक्विड के बारे में पढ़ोगे, गैसियस स्टेट में गैस के बारे में पढ़ोगे, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ते हैं। समझ गए? ठीक है ना। तो ये मैटर का तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज की क्लास में तो सिर्फ हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ही कर पाए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर वो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है।